अमोल, जो बच्चा भैया के लिए तैयार कॉलेज में लगे देख रहे जैसे वो मेरे पिया के रंगून किया है वहाँ से टेलीफोन तुम्हारी याद सताती है तुम्हारी जानकी की रसोई में रेडियो तरंगे आज फिर से गुल खिलाएंगी। मेरे पिया होगी तो मिक्सी और रेडियो की जुगलबंदी और डांट खाएंगे पटेल साहब। चाय साथ में आप ही दे। तुम्हारी याद सताती તમે સમજો છો આ પાછું મિક્સી માને માં આવાજ આવે છે કાલે તો રિપેર નથી કરાવ્યું चलती मोटर में बन रहे स्पार्क से अदृश्य रेडियो तरंगे पैदा हो रही हैं, जो रेडियो पर घरघराहट पैदा कर रही हैं। उधर बाहर रसोई की घटना से बेपरवाह कुछ और रेडियो तरंगे दुनिया भर से संदेश लाने ले जाने में व्यस्त हैं। और तो और सुदूर अंतरिक्ष की घटनाएं भी बयान करती हैं ये तरंगे। इन तरंगों की खोज की कहानी इंसानी जिज्ञासा की कहानी भी है, जो उसे लगातार नए सवाल खड़े करने को मजबूर करती रही है। तो प्राकृतिक बलों, विद्युत और चुंबकत्व के बीच रिश्ते की तलाश में लगे एक ब्रिटिश वैज्ञानिक जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने इन समीकरणों को लिखा और गणित ने उसे प्रकृति के एक अद्भुत रहस्य से अवगत कराया कि प्रकाश कुछ नहीं बल्कि वो तरंग है जिसमें दोनों प्राकृतिक बल एक दूसरे के लंबवत नृत्य में संलग्न हैं। लेकिन गणित ने उसे ये भी बताया कि इस नृत्य से और भी तरंगे पैदा होनी चाहिए, शायद वे हमारे लिए अदृश्य हों। जन्म हुआ एक गूढ़ पहेली का। पहेलियां विज्ञान का आधार हैं। कोई भी व्यक्ति जो विज्ञान करता है पहेलियां बुझाना पसंद करता है, और प्रकृति हमेशा से नई पहेलियां पेश करती रही है। मैं प्रकाश देखता हूँ, लेकिन क्या कुछ और भी है ऐसा जो है तो प्रकाश की तरह लेकिन हम उसे देख नहीं सकते? यह एक बड़ी पहेली है, और इसी पहेली से रेडियो तरंगों का जन्म हुआ। समीकरणों में संकेत सिर्फ एक ही था, ये तरंगे बहते करंट से पैदा होंगी और आगे बढ़कर किसी सुचालक में फिर से करंट पैदा कर सकती हैं। जर्मन वैज्ञानिक हेनरिक हर्ट्ज 25 वर्ष का जुझारू प्रयोगशील युवक था जब उसने मैक्सवेल के आभास को जांचने की ठानी। भौतिक विज्ञानी सुदक्षिणा कुंडू एक साधारण तरीके से हर्ट्ज के उस ऐतिहासिक प्रयोग को कुछ नए अंदाज में पेश करने की तैयारी कर रही हैं। सुलक्षणा एक सर्किट की मदद से 16,000 वोल्ट का डायरेक्ट करंट दो तारों को देने वाली हैं। It's so simple to generate an electric spark. I'm feeding high voltage to a pair of wires, and as I bring the wires closer, just watch me. एक सीमा के बाद तारों में जा रहा वोल्टेज हवा के प्रतिरोध की क्षमता को पार कर जाता है और तब पैदा होता है एक स्पार्क। There must be something other than the light that is coming out. It is an invisible thing which we cannot see with our eyes, but the transistor can see it for us. This is in principle what Hertz exactly did many years ago. What you've just seen took us only a few hours to assemble, but things were not so simple for Hertz then. The technology was not available in his time. He had to learn how to generate the voltage and the spark. He was not even sure if the spark had a wave with it. एक कल्पनाशील प्रयोगकर्ता की भांति उसने अपना उपकरण मैक्सवेल के संकेतों के आधार पर बुना। स्पार्क के साथ पैदा होने वाली अदृश्य तरंगों को सीधी रेखा में फोकस करने के लिए परावर्तक सतहें
मुख्य स्पार्क से दूर एक सुचालक रिंग जिस पर ये तरंगें गिरकर करंट पैदा कर सकें। अगर अदृश्य तरंगे हैं तो दूर रिंग में करंट पैदा होगा और फलस्वरूप वहां भी स्पार्क बनेगा। अंतर्दृष्टि और अनुमान विज्ञान में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। अंततः वो दूसरे सिरे पर स्पार्क बनाने में कामयाब हो गया, यानी अदृश्य तरंगों ने दूर रिंग में करंट पैदा कर ही दिया। सैद्धांतिक तौर पर यह वही घटना है जो अब रोजाना जानकी की रसोई और सुदक्षिणा कुंडू की लैब में घटती है। अगले 20 सालों तक सिर्फ स्पार्क ही इन तरंगों को पैदा करने का जरिया बना रहा। हर्ट्ज की खोज के बाद अगला सवाल था कि क्या ये तरंगें दूर तक जा सकती हैं? क्या कोई संकेत भी इनके साथ भेजा जा सकता है? ब्रिटिश वैज्ञानिक ओलिवर लॉज ने इन तरंगों को देखने का एक नया तरीका दिया। कांच की नली में लोहे की कतरनें और गैल्वेनोमीटर। रेडियो तरंगों की उपस्थिति में कतरनों के बीच विद्युत धारा बहती है, जिसे गैल्वेनोमीटर पर देखा जा सकता है। हर्ट्ज पर एक किताब भारत में तब के कलकत्ता स्थित एक गुमनाम भौतिक शास्त्री जगदीश चंद्र बसु ने भी पढ़ी। उन्हें भी इन अदृश्य तरंगों ने मोहपाश में जकड़ लिया। बसु ने हर्ट्ज के प्रयोग के थोड़े समय के भीतर ही रेडियो तरंगों पर काम शुरू कर दिया था। इससे पता चलता है कि वह कितने सचेत थे, लेकिन वह हर्ट्ज को दोहराने से कहीं अधिक आगे गए। उन्होंने अत्यंत छोटी मिलीमीटर तरंगों के विज्ञान को जन्म दिया, जो ना कि हर्ट्ज और ना ही मार्कोनी कर पाए थे। मिलीमीटर तरंगे बोस के 50 और 100 साल बाद ही प्रमुखता से सामने आई हैं। उधर यूरोप स्थित इटली में एक युवक मार्कोनी भी प्रयत्नशील था, इन तरंगों को दूर से दूर भेजने की दिशा में। बसु के विज्ञान के जानकार मेहर इंजीनियर मौका लगने पर कोलकाता के टाउन हॉल जरूर आते हैं। यही वो जगह है जहां 1895 में बसु ने रेडियो तरंगों की ताकत का एक विश्व प्रसिद्ध प्रदर्शन किया था। धीरे धीरे करके हॉल ब्रिटिश कॉलोनियल सरकार के आला अफसरों और शहर के गणमान्य नागरिकों से भर गया। सब उत्सुक थे कि बसु उन्हें क्या दिखाने वाले हैं। भारत में पहली बार होने जा रहा था जब कोई वैज्ञानिक सीधे जनता के सामने अपने काम का प्रदर्शन रखे। बसु जनता के सम्मुख विज्ञान का प्रदर्शन क्यों करना चाहेंगे? इसलिए कि वे शुरू से ही पक्षधर थे कि विज्ञान का आदान प्रदान जनता से तुरंत होना चाहिए। आम जन को आप विज्ञान से परिचित कैसे करा सकते हैं? मुश्किल सिद्धांतों को गढ़कर नहीं, गणितीय सिद्धांतों के मार्फत भी नहीं, क्योंकि जनता गणित नहीं समझती। यह हो सकता है तो किसी आकर्षक तरीके से विज्ञान का प्रदर्शन करके। बसु ने लोगों को भौचक करने का पक्का इंतजाम किया था। एक सफल प्रदर्शनकर्ता की तरह उन्होंने मुस्कुराते हुए टेबल पर अपने कुल जमा एक छोटे से उपकरण को रखा। हर्ट्ज के मुकाबले ये उपकरण 10 गुना छोटा, ज्यादा सटीक और बसु की खासियत था। एक तरंग के दो समान बिंदुओं के बीच की दूरी को उसकी तरंग दैर्ध्य या लंबाई कहा जाता है। हर्ट्ज के स्पार्क से निकलने वाली तरंगें करीब 66 सेंटीमीटर लंबी थीं। जब तरंगों की लंबाई काफी बड़ी हो जाती है तो उनके गुणधर्मों का सटीक अध्ययन काफी जटिल हो जाता है। बसु ने तुरंत ही इस बात को समझ लिया और पाया कि इसका इलाज लघु रूप में है। यह है उनकी देन, एक अत्यंत छोटा स्पार्क गैप। बहुत कम बिजली से यह स्पार्क बन जाता है और यह अत्यंत छोटी लंबाई की तरंगों का उत्पादन करता है, जो बिल्कुल एक सीधी रेखा में यात्रा करती हैं। And of a single wavelength, or almost a single wavelength, which can travel in straight lines. ट्रांसमीटर को उठाकर 73 फीट दूर ले जाया गया। वहीं रिसीवर के साथ उन्होंने एक घंटी, एक रिवॉल्वर और थोड़ा सा बारूद जोड़ दिया। रिसीवर और ट्रांसमीटर के बीच 3 दीवारें थीं। जब उत्सुकता अपने चरम पर थी
तो बसु ने तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल सर अलेक्जेंडर मैकेंजी से आग्रह किया कि वे आएं और ट्रांसमीटर चालू करें। मैकेंजी कुछ इस तरह खड़े हुए कि वे भी रिसीवर के लिए एक इंसानी दीवार बन गए। लोगों की सुगबुगाहट के बीच हंसते हुए मैकेंजी ने ट्रांसमीटर ऑन किया। हल्की सी आवाज के साथ एक छोटा सा स्पार्क बना। अदृश्य तरंगें लगभग प्रकाश की गति से मैकेंजी के शरीर और 3 दीवारों को भेदती हुई रिसीवर पर पहुंची। गैल्वेनोमीटर की सुई की हलचल ने उनके आगमन का संकेत दिया और सुई से संबद्ध सर्किट के पूरा होते ही घंटी बज उठी। फिर रिवॉल्वर से गोली दग गई और अंत में बारूद फट पड़ा। तालियों की गड़गड़ाहट से हाल गूंज उठा और कुछ दिनों में बसु जग प्रसिद्ध हो गए। एक मायने में उन्होंने लघु स्पार्क ट्रांसमीटर से पैदा तरंगों के माध्यम से संदेश भेजा। तरंगों ने खुद ब खुद घंटी बजा दी, रिवॉल्वर चला दिया और बारूद में विस्फोट करा दिया। तो एक मायने में उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह तक संदेश भेजा। इस प्रदर्शन का दूसरा पक्ष था कि बोस की तरंगें दीवारों को भी भेद कर आगे गईं, जबकि हम जानते हैं कि प्रकाश ऐसा नहीं कर सकता। तो एक तरह से एक अत्यंत शक्तिशाली विकिरण और संदेश भेजने का तरीका उनके हाथ में था। हर्ट्ज की 66 सेंटीमीटर लंबी तरंग दैर्ध्य वाली तरंगों के मुकाबले बसु की तरंगें 5 मिलीमीटर की थीं। वे दुनिया के पहले व्यक्ति थे जो इतनी छोटी तरंगें पैदा कर उनको इस्तेमाल में ला पाए। उनके ट्रांसमीटर और रिसीवर भी तकनीकी तौर पर काफी परिष्कृत थे। जब अगले साल बसु लंदन की रॉयल सोसाइटी में अपने उपकरणों का प्रदर्शन कर रहे थे, तभी खबर आई कि मार्कोनी ने 1 मील से ज्यादा दूर तक तरंगें भेजने में सफलता हासिल कर ली है। मार्कोनी और बोस के काम में फर्क है। मार्कोनी का उपकरण तकनीकी तौर पर दूर तक तरंगें भेजने की दृष्टि से उत्तम था। वह इनसे अटलांटिक के पार तरंगें भेज पाया। बसु के उपकरण से तरंगें इतनी दूर तक नहीं जा सकती थी। लेकिन वैज्ञानिक तौर पर बसु का काम काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह अपनी तरंगों के गुणों पर सटीकता से कंट्रोल कर पाए और उनका अध्ययन कर पाए थे। तो संप्रेषण के लिहाज से मार्कोनी ने जीत हासिल की। याद रहे, सिर्फ उन दिनों में, ना कि आज। आज आप सेलफोन का इस्तेमाल करते हैं, उनमें बसु जैसी ही तरंगों का इस्तेमाल होता है। अपने ताकतवर स्पार्क ट्रांसमीटर के सहारे मार्कोनी ने इंग्लैंड के स्थान पोल्धू से 3000 किलोमीटर दूर कनाडा के स्थान सिग्नल हिल तक संदेश भेजने की तैयारी की। संदेश कूट भाषा में थे, जिन्हें मोर्स कोड कहा जाता है। उसके लिए इस प्रयास में जोखिम काफी भारी था, आर्थिक और वैज्ञानिक भी। At least £50,000 to achieve a result which had been declared to be impossible by some of the principal mathematicians of the time. The chief question was whether wireless waves would be stopped by the curvature of the earth. All along I had been convinced that this was not so, but some eminent men held that the roundness of the earth would prevent communication over such a great distance as across the Atlantic. सिग्नल हिल पर एक पतंग के सहारे रिसीवर को काफी ऊंचा उड़ाया गया, ताकि अगर कमजोर भी हों तो उन्हें पकड़ा जा सके। मोर्स की सहायता से स्पार्क को चालू बंद कर पोल्धू से अंग्रेजी के अक्षर एस का कोड भेजा गया। 3000 किलोमीटर दूर कमरे में बैठे मार्कोनी ने इस संदेश को अपने रिसीवर की मदद से सुना। In December 1901, I was able for the first time, by means of stations specially constructed for that purpose, to transmit and receive telegraphic signals right across the Atlantic Ocean, from Poldhu in Cornwall to St. John's, Newfoundland, a distance of about 1,800 miles. यह पूरी दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। मार्कोनी ने दिखा दिया था कि तरंगें न सिर्फ दूर तक जा सकती हैं, बल्कि अपने साथ संदेश भी ले जा सकती हैं। रेडियो जनमाध्यम बना,
इस बल्ब की रचना के बाद इसे बनाया अमेरिकी आविष्कारक ली डी फॉरेस्ट ने। इसमें 3 इलेक्ट्रोड थे। ध्वनि भेजने की क्षमता के चलते फॉरेस्ट ने इसे ऑडियोन नाम दिया। स्पार्क ट्रांसमीटर के मुकाबले इसमें 2 खासियतें थी। बड़े शक्तिशाली स्पार्क से कई तरह की तरंगें पैदा होती हैं, वहीं ऑडियोन से तरंगों का उत्पादन सटीक और नियंत्रित होता है। ध्वनि तरंगें अपने आप लंबी दूरी तक नहीं जा सकती। माइक्रोफोन की सहायता से ध्वनि को विद्युतीय तरंग या करंट में बदल दिया जाता है। उधर एक ऑडियोन या ट्रायोड अत्यंत तीव्र आवृत्ति की तरंग पहले से पैदा कर रहा है। ध्वनि की विद्युतीय तरंग एक वोल्टेज ऑडियोन के बीच के ग्रिड पर बहती है। ये वोल्टेज तीव्र आवृत्ति की तरंग के रूप को परिवर्तित कर देता है और ऐसे तीव्र आवृत्ति की तरंगों पर ध्वनि सवारी कर दूर दूर तक ले जाई जाती है। अब तक ये मालूम पड़ चुका था कि पृथ्वी के चारों ओर वातावरण की एक सतह मौजूद है जो रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देती है। मार्कोनी की तरंगें इसी से परावर्तित होकर 3000 किलोमीटर दूर पहुंच पाई थीं। 30 और 40 के दशकों में रेडियो जन माध्यम बनकर उभरा। दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। BBC लंदन है और आप सुन रहे हैं आजकल शिवानी शर्मा के साथ। स्वागत But now, while you were talking, I just learned that the Japanese are now bombing Burma. This is an act that may lead the United States to war again. मीडियम वेव 386.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। Well, I think people got hooked through radio because of. मेरे विचार से रेडियो लोगों के जीवन से तुरंत इसलिए जुड़ गया क्योंकि इसने कई तरह से उनको आकर्षित किया। इसी की वजह से नाटक, रूपक उनके घर पहुंचे। अखबारों के मुकाबले खबरें अब अधिक तेजी से उनके घर पहुंची। इसके माध्यम से पहली बार संगीत, कई तरह का संगीत उनके घर पहुंचा जो ग्रामोफोन पर तो उपलब्ध था लेकिन लोगों की आर्थिक क्षमता से बाहर था। 1939 में हिटलर द्वारा पोलैंड के आक्रमण की घोषणा। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चैम्बरलिन की जर्मनी के खिलाफ युद्ध का बिगुल। रेडियो की वजह से ही दूसरे महायुद्ध के पल पल की खबरें लोगों को मिली। रेडियो ने दुनिया को बदल कर रख दिया। दरअसल रेडियो की खोज ही बाद में टेलीविजन की खोज का आधार बनी। इसके आने से खबरों और विचारों का उत्पादन तो काफी तेज हो गया। दुनिया भी काफी करीब आ गई क्योंकि आप भारत और अन्य देशों के कार्यक्रम सुन सकते थे। एक तरह से इसने हमें सही मायनों में सुनने वाला प्राणी बनाया। साथ ही इसने हमें ज्यादा जानकार और सचेत व्यक्ति के रूप में भी तब्दील किया। आजादी मिलने तक भारत में रेडियो तंत्र काफी फैल चुका था। 15 अगस्त 1947 की रात को आजादी का संदेश देने वाला माध्यम रेडियो ही था। Not only or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. रेडियो ने जिज्ञासा को नए परचम दिए। राकेश कपूर पिछले 35 सालों से हैम ऑपरेटर हैं। ये वो शौकिया लोग होते हैं जो अपने रेडियो सेट बनाकर दुनिया भर में लोगों से संपर्क बनाते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ, एक रशियन स्टेशन है, उनसे भी मैंने ये अपना कॉन्टैक्ट शुरू किया है और उन्होंने मुझे बताया है कि मेरे सिग्नल उनको कितने स्ट्रांग रशिया में मिल रहे हैं। कई बार तो आपदा की स्थिति में यही उत्साही लोग सूचना के आदान प्रदान में सहायक होते हैं। लेकिन इसी बीच 1930 के दशक में हुई एक और खोज के परिणाम भी दिखने लगे थे।
अमेरिका में एक रेडियो वैज्ञानिक कार्ल जांस्की ने खोजा कि अंतरिक्ष में भी रेडियो तरंगों के स्रोत हैं। पश्चिमी भारत स्थित पुणे से 80 किलोमीटर दूर GMRT दुनिया की एक विशालतम रेडियो वेधशाला। सुदूर आकाश की ओर तने ये टेलीस्कोप दिन रात उन रेडियो तरंगों की तलाश में लगे रहते हैं जो अंतरिक्ष की अबूझ गहराइयों से नए रहस्यों के संकेत लाती हैं। कार्ल जांस्की रेडियो संचार में आने वाले हिस जैसे अवांछित शोर, जो कि आप आमतौर पर रेडियो पर सुनते हैं, के शोध में लगा हुआ था। कई बाधाओं के स्रोत तो उसे पृथ्वी पर ही मिले, लेकिन कुछ अन्य शोरों के बारे में उसे कुछ समझ नहीं आया। थोड़े समय के बाद उसने पाया कि कुछ घरघराहट की वजह वह रेडियो तरंगे हैं जो कि अंतरिक्ष में हमारी आकाशगंगा के केंद्र से आ रही हैं। कई दशकों तक खगोलज्ञों ने जांस्की के काम को गंभीरता से नहीं लिया। वे उन आकाशीय पिंडों का अध्ययन करते थे जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इस विचार को स्थापित होने में काफी समय लगा कि दृश्यमान भाग के अलावा अंतरिक्ष का बहुत बड़ा हिस्सा अदृश्य भी है। पारंपरिक खगोल शास्त्र से अलग ये रेडियो खगोलज्ञ अंतरिक्ष की ज्यादा गूढ़ और विस्तारित छवि देख पाते हैं। गहरे अंतरिक्ष से आती इन रेडियो तरंगों ने पिछले 30-40 सालों में अंतरिक्ष की तस्वीर ही पलट कर रख दी है। रेडियो खगोल शास्त्र के पहले अंतरिक्ष की छवि इस तरह थी। सूर्य के समान स्वतंत्र तारे आकाशगंगा जैसे समूह में एकत्रित होते हैं। तारों के बीच काफी खाली स्थान है। आकाशगंगाओं के समूह से आकाश भरा है, लेकिन इनके बीच भी काफी खाली स्थान है। पहली बात तो रेडियो खगोल शास्त्र ने यह बताई कि खाली स्थान दरअसल खाली नहीं है। यह ऊर्जावान कणों, चुंबकीय फील्ड से और सबसे सरल रासायनिक तत्व हाइड्रोजन से भरा हुआ है। दूसरी बात यह मालूम पड़ी कि स्वतंत्र तारे अपना अस्तित्व काफी विध्वंसात्मक विस्फोट से खत्म करते हैं और इससे रेडियो तरंगों का उत्सर्जन होता है। मेरे विचार से रेडियो और अन्य खगोल शास्त्रों जैसे कि एक्सरे और गामा रे के अध्ययन के बाद हम पाते हैं कि अंतरिक्ष विध्वंसात्मक घटनाओं से भरा हुआ है। आज हम जानते हैं कि रंगों की सीमा के बाद भी वर्णक्रम में और भी तरंगे हैं जिन्हें हमारी आंखें देख नहीं सकती। आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ के हिसाब से इनके अलग अलग समूह हैं। कई तीव्र आवृत्ति की तरंगें वातावरण को पार कर निकल जाती हैं। इनमें टेलीविजन के संकेत ले जाने वाली तरंगें भी हैं, जिन्हें उपग्रह एम्पलीफाई या प्रवर्धन कर विभिन्न आवृत्तियों में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में संप्रेषित कर देता है। तीव्र आवृत्ति की तरंगों को धरती पर भी सीधी रेखा में भेजकर संचार में इस्तेमाल किया जाता है। संचार के अलावा रेडियो तरंगें टेलीविजन, चिकित्सा, घरेलू उपकरणों, राडार, मौसम विज्ञान आदि में बहुतायत से इस्तेमाल होती हैं।